Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 4th of class 12th Sociology, and the name of chapter is Change and Development in Industrial Society. Basically in this chapter we will study how the modernization affect the industrialization process or how the traditional practices of producing the goods are changed into the modern technologies. We will see all of the following things in the given chapter. So let us see. Features of industrialization. Max Weber, and Emile Durkheim. These are the famous sociologists. Associated number of social features with industry such as urbanization. देखिए, इंडस्ट्री जहाँ पे भी अधिकतर लगती है वहाँ पे अर्बनाइजेशन आता है, और जहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है वहाँ पे और इंडस्ट्री लगती है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर मॉडर्न गुड्स बनते हैं और उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन प्रमोट होता है. लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होता है, अधिकतर काम जो होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है, तो लेबर इंटेंसिव भी नहीं होती जनरली बड़ी इंडस्ट्रीज. तो ऐसे में फेस टू फेस रिलेशनशिप वो सब क्या हो जाती है, मिस आउट हो जाती है. इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो होता है, हर जैसे कोई इंडस्ट्री है उसके अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लेबर होगी, अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बटे होंगे, ताकि किसी का काम दूसरे के काम से ओवरलैप ना करे. मार्क्स कॉल्ड दिस सिचुएशन एज एलिनेशन व्हेन पीपल डू नॉट एंजॉय वर्क एंड सी इट एज समथिंग दे हैव टू डू ओनली इन ऑर्डर टू सर्वाइव. कई बार क्या होता है, मार्क्स कहते हैं कि देखो ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग अलग होने की भावना को फील करें या फिर एन्जॉय ना करें अपने काम को, या फिर उन्हें ऐसा लगे कि भाई अगर सरवाइव करना है तो ये तो नौकरी करनी पड़ेगी. वो नौकरी करने से खुश नहीं है, पर मजबूरन उनको वो नौकरी करनी पड़ रही है. इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में यही हो रहा है आज के दौर में, मतलब कि इंसान मजबूर होकर उस जॉब को कर रहा है, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट या हेनरी फ्योल्स या JW टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो लागू ही नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पे. And even that survival depends on whether the technology has room for any human labor. और वो सर्वाइवल तभी होता है जब टेक्नोलॉजी उस चीज़ को स्पेस देती है. अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि उस इंसान की ज़रूरत ही ना पड़े तो उसका सर्वाइवल तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा. इन इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी इन सम स्फेयर. फॉर एग्जाम्पल, कास्ट डिस्टिंक्शंस डू नॉट मैटर एनी मोर और ट्रेन्स, बसेज और इन साइबर कैफेज. देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न गुड्स बनते हैं, जिसके ज़रिए फिर क्या होता है, बहुत सारी जो सोसाइटी के अंदर टैबूज होते हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं. जैसे कास्ट डिस्टिंक्शन, बस में मैटर ही नहीं करता कि हमारे बराबर में किस कास्ट का बैठा है, या ट्रेन में किसी को किसी से उस बात से मतलब ही नहीं है. साइबर कैफेज में हर कोई अपनी सेवाओं को फ़ायदा उठा रहा है, मतलब यूज़ कर रहा है, पैसे दे रहा है और सेवाएँ ले रहा है. इन डेवलप्ड कंट्रीज द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर इन सर्विसेज. डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बेसिकली सर्विस सेक्टर ज़्यादा प्रमोट करता है. इवन आप देख लो, इंडिया भी एक डेवलपिंग देश है, पर फिर भी हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश के GDP में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से बहुत ज़्यादा है. और हमारे यहाँ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, बट प्राइमरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट द लोएस्ट शेयर इन द GDP ऑफ इंडिया बाय इंडस्ट्री एंड लेस देन 10% आर इन एग्रीकल्चर. ठीक है, अधिकतर लोग डेवलप्ड देशों में किस में होते हैं, सर्विस सेक्टर में, फिर इंडस्ट्री में, और सबसे कम एग्रीकल्चर में. डेवलपिंग में इंडिया जैसे देश के अंदर क्या होता है, 60% वर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, जैसे एग्रीकल्चर. 17% इन द सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड यूटिलिटीज में है. एंड 23% इन द टर्शरी सेक्टर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. तो मेनली पॉपुलेशन तो कम है इंडिया के अंदर, पर अगर मैं आपको बताऊं GDP में कंट्रीब्यूशन की बात, तो दैट इज मोर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन रिस्पेक्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर. अब देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर उसको बोलते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के सारे नियम कानून फॉलो होते हों, वर्कर्स को उनके अधिकार मिलते हों. ठीक है, वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी, पेड लीव्स है ना, और अपना सैलरी टाइम पे, सैलरी पैकेज में अच्छा सेम ग्रोथ रेट, वो सब चीज़ें मिलती हों, उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज इसका उल्टा होता है, आइए देखते हैं. द ऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर पीपल थ्रू आउट द ईयर. तो 10 से ज़्यादा या 10 जितने लोग जिस संस्था में हों, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर. अब एक बात याद रखना, इंडिया के अंदर ना टोटल वर्कर एज पर 2019 डाटा 47 करोड़ 10 लाख हैं.
उसमें से सिर्फ 3,60,00,000 हैं, जिसमें से 3 करोड़ पुरुष हैं, 60 लाख महिलाएं हैं जो फॉर्मल सेक्टर में हैं, बाकी सब इनफॉर्मल में हैं जहाँ एक्सप्लॉयटेशन की हदें पार हैं। ठीक है। रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट से रजिस्टर होता है, जॉब सिक्योरिटीज और बेनिफिट मिलते हैं, रिक्रूटमेंट का तरीका ट्रांसपेरेंट होता है, किसी को भी ऐसे ही नहीं रखा जाता, मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना, कंप्लेंट्स का, रिड्रेसल का, सैलरी टाइम पे मिलती है, पेड लीव्स होती हैं, है ना, और जॉब सिक्योरिटी तो हो ही गई इसमें, और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता किसी तरीके का फॉर्मल में। अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल इसका जस्ट उल्टा है, जहाँ पे ये रजिस्टर्ड नहीं होते और एम्प्लॉय को कोई प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती, वेजेस, पेंशन और बेनिफिट नहीं मिलते, जॉब सिक्योर नहीं होती, जब चाहे मन निकाल देंगे इसको, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक व्यक्ति किसी दुकान पे काम कर रहा है, दैट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, और एक व्यक्ति गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, दैट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है। यहाँ पे छुट्टी करी तो पैसा कटेगा, एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, ठीक है, वहाँ पे नहीं होता फॉर्मल में। अच्छा, फॉर्मल में ना वर्किंग आवर भी फिक्स है, पर इनफॉर्मल में या अनऑर्गेनाइज्ड में वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते, जितना मन मर्जी आएगा मालिक आपसे काम करवाएगा। ठीक है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। मिक्स्ड इकोनॉमी, ये वो व्यवस्था होती है जिसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलके डिसीजंस लेते हैं। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस द प्लानर्स चूज द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप एग्जिस्ट। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, चेंज इन इंडियन इकोनॉमी। देखो 1990 तक, 1950 से 1990 तक इंडिया ने कोई अच्छी खासी ग्रोथ नहीं करी, हमारा आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का हमारे इनफ्लो से बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते क्या हुआ, हमारे पे विदेशी लोगों का, विदेशी संस्थाओं के कर्जे बढ़ने लगे। तो 1990 तक आते आते $7 बिलियन का डेफिशिएट हो गया था, जिसके चलते फिर उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो इनको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेके आए थे, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। लिबरलाइजेशन, लेट अस सी फर्स्ट। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा लेना। हालांकि इसके अंदर 5 तरह की चीज़ें की गई थी, फॉरेन सेक्टर के लिए, है ना, इंडस्ट्रियल के लिए, ट्रेड के लिए, टैरिफ के लिए, टैक्सेस के लिए, या फिर आप कह सकते हो, है ना, तो इन सब के लिए बहुत सारे मतलब कि प्रोविजंस थे। वो डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो आप इंडियन इकोनॉमिक बुक का क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 देख लेना प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको ये पूरा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पे ही है वो पूरा चैप्टर। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज स्पेशली फॉरेन फर्म्स आर एनकरेज्ड टू इन्वेस्ट इन सेक्टर्स अर्लियर रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट अपने पास रखती थी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर, और चाहे आप फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 फेल, वो इसीलिए तो हुई, या सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, उसके अंदर 3 शेड्यूल थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री थी, गवर्नमेंट ने अपने पास रखी, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री पब्लिक और प्राइवेट, शेड्यूल सी में बची हुई इंडस्ट्री थी। ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट ने अपने पास होल्ड रखा, पर अब ये घटकर कितनी रह गई, 3 रह गई। ठीक है ना, एक तो ये अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स वाली हो जाएगी, रेलवे हो जाएगा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गया, रेलवे हो गया, और डिफेंस सेक्टर कह सकते हो आप। ठीक है, ये अब भी गवर्नमेंट के अधीन है। लाइसेंस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। पहले ना, जब इस पॉलिसी के आने से पहले, अगर मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, आप वहाँ एक प्रोडक्ट बनाते हो, दूसरे प्रोडक्ट बनाना चाहते हो दूसरे तरीके का, उसके लिए लाइसेंस, नई फैक्ट्री लगानी होती थी उसके लिए लाइसेंस, एक फैक्ट्री मान लो यहाँ पे सेटअप है और अब आप उसकी दूसरी ब्रांच कहीं और खोलना चाहते हो, फिर से लाइसेंस, इतना प्रॉब्लम था। पर इस पॉलिसी के अंदर इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस के लिए क्या किया गया अलग, और इवन गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए ताकि, और वहाँ पे लाइसेंसेस भी दिए और लाइसेंस प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया। दूसरा का प्राइवेटाइजेशन होता है, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन 2 तरीक़ों से होता है, जब गवर्नमेंट अपना पैसा निकालती है उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, या गवर्नमेंट सरकारी संस्था को ही बेच दे उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो प्राइवेटाइजेशन 2 तरीक़ों से हो सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि 1991 तक आते आते बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट कंपनीज, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू सेल इट्स शेयर इन सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो जब सरकार अपना पैसा निकाले और प्राइवेट सेक्टर के पैसे को बढ़ावा दे, दैट इज़ कॉल्ड
डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, ये भी प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही आता है। और जब सरकार सरकारी कंपनी को ही बेच दे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एग्जाम्पल मॉडर्न फूड्स, ये इसका एग्जाम्पल है जिसमें सरकार ने अपना पैसा निकाला और प्राइवेट सेक्टर ने अपना पैसा लगाया। अब जो अगली हेडिंग है वो है हाउ डू पीपल फाइंड जॉब, लोगों को नौकरियां मिलती कैसे हैं। तो या तो लोग एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, जैसे अखबारों में आते हैं, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, या पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के जरिए जैसे बताते हैं ना कि भाई वहाँ पे ना वैकेंसी है, आप अप्लाई करो, तो इस तरह से जान पहचान वाले। या फिर हम जॉब कॉन्ट्रैक्टर्स या इन सब से मिलते हैं, ये हमें बताते हैं कि कहाँ पे वैकेंसी है या कहाँ पे नहीं। तो इस तरीके से हमें नौकरी मिलती है। पर जैसे बदली वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, आइए देखते हैं बदली वर्कर्स क्या होते हैं। बदली वर्कर सब्सटीट्यूट फॉर रेगुलर परमानेंट वर्कर हु आर ऑन लीव। जैसे मान लो कोई महिला है, वो जॉब करती है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड है, वो वर्कर है, तो मान लो अब वो प्रेग्नेंट है, वो छुट्टी पे चली गई मैटरनिटी लीव लेके या जौन सी भी लीव लेके, अब 5-6 महीने वो आ नहीं पा रही है, तो उसकी जगह काम कौन करेगा, कोई दूसरा वर्कर जिसे टेम्पररी बेस पे रखा जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं बदली वर्कर। और जब वो परमानेंट वाली आ जाएगी ना, इसको कह दिया जाएगा कि अब आप चले जाओ, आपका ज़रूरत पूरा हो गया। बदली वर्कर मतलब जब तक वो एब्सेंट है तब तक इसको बुला रहे हैं, और जैसे ही वो आ जाएंगे या आ जाएगी तो इसको कह देंगे कि आप जा सकते हैं। मैनी ऑफ द बदली वर्कर्स आर नॉट गिवन द और सेम स्टेटस और सिक्योरिटी तो होती नहीं, क्योंकि जब तक वो लीव पे है तब तक ही इनको रखा जाता है, और इवन सैलरी भी सेम नहीं मिलती, ठीक है ना। बहुत सारे जैसे केवीएस में आप देखो टीचर्स रखे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो वो इसीलिए तो रखे जाते हैं कि मान लो कोई लीव पे है तो उसकी जगह वो पढ़ाएगा, और सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही कम है एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड के मुकाबले, 27,000 के आसपास देते हैं लगभग। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्क। और आजकल तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे रख रही है, क्योंकि पेमेंट कम है और आदमी से काम ज़्यादा ले जाया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम यूज्ड इन हायरिंग ऑफ कैजुअल लेबर, दिहाड़ी मजदूरों को हायर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स इनको यूज़ करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर इनको कहाँ कहाँ काम करवाते हैं मजदूरों को, कंस्ट्रक्शन साइट पे, बैकयार्ड्स में, और इसी तरह के ओड जॉब्स जो होते हैं वो सब इन कैजुअल वर्कर से कराए जाते हैं। देखो वर्कर तो समझ लो आप पहले किसे बोलते हैं, वर्कर उस इंसान को बोलते हैं जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ और मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा हो। अब वर्कर 3 तरीके के होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड और कैजुअल वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होता है, जो अपने संसाधनों का यूज़ करता है, बिजनेसमैन जो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता। 52% लोग इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड है, 52%, ठीक है। और रेगुलर सैलरीड जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी के यहाँ तनख्वाह पे जॉब करते हैं और महीने के एंड में उन्हें तनख्वाह मिलती है। कैजुअल वर्कर उनको बोलते हैं जो जब तक काम है तब तक उन्हें रखा, और जैसे ही काम खत्म हुआ उनको निकाल दिया या कह दिया कि अब आप जाओ, तो कैजुअल लेबर उसको बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूर। द कॉन्ट्रैक्टर गोज टू विलेज टू आस्क पीपल, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो गांव में या मार्केट्स में पता करता है कि भाई कोई मजदूर है क्या जिसे काम करना है। इस तरीके से मजदूरों की ज़रूरत होती है कॉन्ट्रैक्टर्स को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ठेके लेता है, फिर उस हिसाब से काम जो होता है वो ये लोग करते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर लोन दैम, कॉन्ट्रैक्टर इन्हें पैसे देता है जिसके अंदर आने जाने की कॉस्ट, रहने की कॉस्ट, वो सब होती है इंक्लूड। द लोन मनी इज ट्रीटेड एज एडवांस, लोन मनी जो कॉन्ट्रैक्टर देता है उसको एडवांस के रूप में माना जाता है, और वर्कर को वर्क करना पड़ता है विदाउट वेजेस अनटिल द वो जो एडवांस उसने लिया वो पूरा नहीं होता, तब तक उसे पैसा नहीं मिलेगा। इन द पोस्ट एग्रीकल्चरल लेबरर्स वर टाइड टू देयर लैंडलॉर्ड्स बाय डेब्ट, पहले क्या होता था, लैंडलॉर्ड्स से बंध जाते थे लेबर, मतलब वो छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्योंकि जब तक कर्जा नहीं उतारेंगे तब तक वो जा नहीं सकते थे। और कर्जा इतना ज़्यादा हो जाता था क्योंकि लैंडलॉर्ड्स मैनिपुलेशन करते थे अकाउंट्स के अंदर। दे कैन ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट को तभी तोड़ सकते थे और दूसरे एम्प्लॉयर के पास तभी जा सकते थे अगर प्रीवियस वाले का लोन वोन सब कुछ चुका देते थे। समटाइम होल फैमिलीज़ को माइग्रेट करना पड़ जाता था, और चिल्ड्रंस को अपने पेरेंट्स के साथ दूसरी जगहों पे, बहुत सारे केसेस में होता है। हालांकि लोग देखो नई जगह पे जाते हैं तो सिंगल ही जाते हैं पहले, क्योंकि बहुत कॉस्ट ऑफ लिविंग एकदम बढ़ जाती है ना, तो बाद में सेटल होने के बाद परिवार को बुला लेते हैं। हाउ इज़ वर्क कैरीड आउट, अब काम होता कैसे पूरा है। टास्क ऑफ मैनेजर कंट्रोल वर्कर, मैनेजर क्या करता है, वर्कर को कंट्रोल करता है और उनसे काम करवाता है। स्कूल्स में कोऑर्डिनेटर होता है जनरली। वे ऑफ मेकिंग वर्कर प्रोड्यूस मोर, वो वर्कर को ये भी बताता है कि वो कैसे और अच्छा काम कर सकता है। एक्सटेंड्स द वर्कर एप्रिसिएशन, या वो सब चीज़ें भी, हालांकि कमी करते हैं, एप्रिसिएशन तो कौन ही करता है।
प्रैक्टिकल तो बात यही है। गेट मोर वर्क आउट ऑफ वर्कर, और वर्कर से जितना ज़्यादा हो सके उससे काम लेता है। और इंक्रीज द अमाउंट टू बी प्रोड्यूस, और टारगेट सेट करता है गिवन पीरियड में कि तेरे को ये टारगेट अचीव करना है। वर्कर जो मैनेजर होता है वो वर्क को भी ऑर्गेनाइज करता है ताकि वर्क प्रॉपर तरीके से होता रहे। प्रोडक्शन इज स्पीडेड अप थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड असेंबली लाइन। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब मशीनों का उपयोग करके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, और असेंबली लाइन का मतलब होता है वो कन्वेयर बेल्ट जिस पे वो या फिर जहाँ पे चीज़ को असेंबल किया जाएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेलरिज्म, आइए देखते हैं। एन अमेरिकन कॉल्ड फेडरिक विंसलो टेलर इन्वेंटेड द साइंटिफिक मैनेजमेंट के इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं। क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ में भी आते हैं इनके प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल के और JW टेलर के, इनके FW टेलर के। इन द 1890s में इन्होंने दिया, आल्सो नोन एज टेलरिज्म, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी इसे कहा जाता है इनके द्वारा प्रिंसिपल्स को। ऑल वर्क इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट एंड डिवाइड बिटवीन वर्कर्स। तो ये अपने प्रिंसिपल्स में कहते हैं कि काम ना एक आदमी के ऊपर नहीं लादना चाहिए, काम को बांट दो ताकि सबके हिस्से में कुछ ना कुछ काम आए और काम भी जल्दी होए और रेस्पॉन्सिबिलिटी बने सबकी, और कोई भी एक व्यक्ति उत्तरदायित्व ना रखे सारे काम का। वर्कर आर टाइम्ड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। वर्कर्स को पूरा मतलब कि बता दिया जाता है कि कितने देर में उन्हें काम करना है। वर्कर आर मेड टू फुलफिल अ सर्टेन टारगेट, और वर्कर्स को टारगेट दिए जाते हैं जो उन्हें डेली पूरे करने पड़ते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो फिर सैलरी कट या नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो सब समस्याएं। असेंबली लाइन प्रोडक्शन, ईच वर्कर सिट अलोंग अ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट वो होती है, वो पट्टी सी होती है ना जिसके ऊपर सामान आगे चलता रहता है ना। वर्कर्स असेंबल ओनली वन पार्ट, फिर एक पार्ट वो जोड़ता है, आगे चला जाता है तो दूसरा वर्कर उसको जोड़ता है। इस तरह असेंबली लाइन पे चलता रहता है। कई सारे वर्कर होते हैं जो अलग अलग तरीके के लिए एक्सपर्टाइज होते हैं। द स्पीड ऑफ वर्क इज सेट बाय एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ कन्वेयर बेल्ट, और जितनी देर कन्वेयर बेल्ट रुकेगी उतनी देर के अंदर वो काम पूरा हो जाना चाहिए ताकि अगले वर्कर के पास टाइमली चीज़ जा सके। यूज़ ऑफ मशीनरी एक्चुअली डी स्किल वर्कर। अब देखो मशीन के ज़रिए क्या होता है, डी स्किल हो जाता है वर्कर, मतलब कि वर्कर्स अपनी स्किल नहीं यूज़ कर पाता। काफ़ी हद तक बात ठीक है, पर एक बात तो देखो, मशीन वर्कर के मुकाबले भी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। और फैक्ट्री तो अपनी कॉस्ट घटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ना सर्वाइवल के लिए। द फेमस सोशलिस्ट हैरी ब्रेवमैन आर्ग्यू दैट द यूज़ ऑफ मशीनरी एक्चुअली डी स्किल वर्कर। तो ये कहते हैं कि जो मशीन का यूज़ है वो वर्कर्स को डी स्किल करता है। For example, earlier architect of and engineering had to be skilled draftsman. Now the computer does a lot of the work of them. पहले क्या होता था, एक ड्रॉट्समैन की जरूरत पड़ती थी किसी मशीन को स्पेसिफिकेशन जानने के लिए या कुछ और जानने के लिए। आज तो हर चीज़ पे कंप्यूटर है, एकदम तुरंत उस मशीन की सारी जानकारी निकल जाती है, सारा स्ट्रक्चर निकल जाता है। सर्विस सेक्टर, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आर मिडिल क्लास एंड वेल एजुकेटेड। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और मिडिल क्लास हैं। दिस देयर वर्क इज़ सपोज टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड क्रिएटिव। इनका काम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही क्रिएटिव काम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का। बट वी ऑफन सी दैट देयर वर्क इज़ आल्सो सब्जेक्ट टू द टेलरिस्ट लेबर प्रोसेस। पर वही बात है, इनको भी टारगेट दिए जाते हैं, है ना। इनके भी हर किसी के ऊपर काम का प्रेशर है आज के दौर में, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा है, लेबर फोर्स सप्लाई ज़्यादा है जितनी रिक्वायर्ड है उससे, तो इसीलिए हर किसी को अपने आप को बेटर से बेस्ट प्रूव करना होता है। टाइम स्लेवरी होती है, इसमें आदमी 8 घंटे के लिए बन जाता है, 8 या 10 या 12 घंटे के लिए जनरली आपको लैपटॉप के सामने या वो काम करते रहना पड़ेगा। एम्प्लॉय स्टे ओवरनाइट ऑफिसेज व्हेन फेस द प्रोजेक्ट डेडलाइन। और जब डेडलाइन का टाइम होता है ना कि इस तारीख तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए, तो बेचारे देर रात तक बैठ के भी ऑफिस के अंदर काम करते हैं मजबूरी में। एम्प्लॉय स्टे ओवरनाइट इन द ऑफिस में रुक जाते हैं ना। लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर सेंट्रल टू इंडस्ट्रीज वर्क कल्चर। और ये नेचुरल सी चीज़ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का फ़ायदा उठाने वाली बात है। कोयल माइनर्स की वर्किंग कंडीशन कैसी होती है, बहुत बुरी होती है कोयल माइनर्स की, क्योंकि सिक्योरिटी लॉज या वो सब जनरली नहीं इम्प्लीमेंट हो पाते, जिसके चलते क्या होता है, बहुत सारे कोयल माइनर्स की डेथ भी हो जाती है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज़ वाइड स्प्रेड। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेबर्स को रखा जाता है। मैनी कॉन्ट्रैक्टर डू नॉट मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर तो रजिस्टर भी नहीं रखते अपने वर्कर्स का कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन क्या है, बस चल रहा है काम। रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, अगर एक्सीडेंट हो जाए कोई, ना उनको किसी तरीके के बेनिफिट देते।
है ना। मान लो जैसे ऐसा हो ना, जैसे मान लो खुदाई करते वक्त या माइनिंग करते वक्त कोई हादसा हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो वो आफ्टर माइनिंग हैज़ फिनिश्ड इन एन एरिया द कंपनी इज सपोज टू कवर अप द ओपन होल्स एंड रिस्टोर द एरिया टू इट्स अर्लियर कंडीशन, बट दे डू नॉट। माइनिंग करने के बाद कंपनियों की ये जिम्मेदारी होती है उस एरिया को वैसे ही मतलब भर देना, खाली नहीं छोड़ना गड्ढों को। जैसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे खाली छोड़ दिए जाते हैं ऐसे ही, तो पर ये नियम है कि उनको ऐसे नहीं छोड़ना, पर फिर भी क्या होता है, छोड़ देते हैं और ऐसे ही हो जाती हैं चीज़ें। डेंजर, कोयल माइनर्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या डेंजर हैं। मान लो अचानक से पानी आ जाए तो दिक्कत, जैसे वो अक्षय कुमार की हमने मूवी देखी ना, उसमें अचानक से क्या होता है कि माइनर्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर फंस जाते हैं ना, बहुत दिक्कत हो जाती है उनको। फायर, आग लग जाना, द कोलैप्स ऑफ रूफ, छत गिर जाना, उससे भी बहुत मौतें होती हैं। गैस रिलीज की वजह से, वेंटिलेशन सही से ना होना। मैनी वर्कर डेवलप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस, सिल्कोसिस हो जाता है उनको। दोज वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस, ओवरग्राउंड माइन वर्क इन बोथ, और जो ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं ना, धूप में, धूल मिट्टी में काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक या कोई चोट वोट भी उनको नेचुरल है लगती रहती है। दस द रेट ऑफ माइनिंग एक्सीडेंट इन इंडिया इज़ वेरी हाई, हमारे यहाँ माइनिंग एक्सीडेंट का रेट बहुत ज़्यादा, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है हमारे देश में दूसरे देशों के मुकाबले। देखो जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह को छोड़ के, तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, नई जगह पे जाना, सब कुछ सेटअप करना, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है। The fish processing plants along the coastline employ mostly single young women, इसमें की जाती है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में। इन यहाँ पे ये काम में महिलाएं ज़्यादा वो की जाती हैं, मतलब कि हायर करी जाती हैं। 10-12 ऑफ देम आर हाउस इन स्मॉल रूम्स के अंदर 10 से 12 महिलाएं रहती हैं, कई बार तो उससे भी ज़्यादा छोटा रूम होता है और ज़्यादा लोग रहते हैं। यंग वुमेन्स आर सीन एज सबमिसिव वर्कर्स, और यंग वुमेन्स को एज अ डेडिकेटेड वर्कर के रूप में देखा जाता है और बहुत काम इनसे कराया जाता है। मैनी मैन आल्सो माइग्रेट सिंगली लिविंग देयर फैमिलीज इन विलेज, कई बार तो वर्कर्स दूसरे शहरों में जाते हैं, मोस्टली रूरल टू अर्बन एरिया, किस लिए, काम करने, और वो अपने परिवार को घर पे छोड़ के जाते हैं। माइग्रेंट्स हैव लिटिल टाइम टू सोशलाइज रिजल्टिंग इन लोनलीनेस एंड वल्नरेबिलिटी। अब माइग्रेंट वर्कर जब दूसरी जगह काम करने जाता है तो उसे अपने परिवार के लिए कमाना होता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सोशलाइज्ड हो सके या दूसरों से बातचीत कर सके, और वर्कर्स की कई बार स्थिति तो और भी बुरी हो जाती है, बेचारों को पता ही नहीं चलता कि दिन कब हुआ रात कब हुई, बस काम करने में लगे हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम भी आज के दौर में चल रहा है और ये कि बहुत अच्छा ही है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इट इंक्लूड द मैन्युफैक्चर्स ऑफ लेस, जरी और ब्रोकेड, कारपेट, बीडीज, अगरबत्तीज, ये सब काम लोग करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री, 1955 कारवा कमेटी, याद रखना इसको प्रमोशन के लिए। फिर 1990 में डी रिजर्वेशन किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ख़त्म किया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसे बोलते हैं जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की हो, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। एन एजेंट प्रोवाइड रॉ मटेरियल, इनको एजेंट प्रोवाइड करता है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, और इनसे फिनिश गुड तैयार माल में ले लेता है और इनको पैसे दे देता है जो इनके बनते हैं। होम वर्कर्स आर पेड ऑन अ प्राइस रेट बेसिस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीसीज दे मेक, तो जितना ज़्यादा पीस बनाएंगे या जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना उन्हें पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल बीड इंडस्ट्री। स्ट्राइक क्या होती है, जब वर्कर्स के अधिकार उन्हें नहीं मिलते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, वो काम नहीं करते अपनी मांगों के लिए। बहुत सारी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक देखी भी गई हैं इंडिया के अंदर, यूनियंस करती हैं, जो वर्कर यूनियन हो गई। इन स्ट्राइक वर्कर डू नॉट गो टू वर्क, स्ट्राइक जब होती है वर्कर काम पे नहीं जाता, वो स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना, हड़ताल करते हैं। डिफ़िकल्ट डिसीजंस एज मैनेजर्स में ट्राई टू सब्सटीट्यूट लेबर, और किस लिए करते हैं वो स्ट्राइक, क्योंकि उनके अधिकार उनको नहीं मिल रहे होते और मैनेजर ऐसे इसमें कोशिश करता है कि इनकी जगह किसी और को रख लूँ। वर्कर आल्सो फाइंड इट हार्ड टू सस्टेन देमसेल्फ विदाउट वेजेस, वर्कर के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज सिचुएशन ये आ जाती है कि कितने दिन तक वो स्ट्राइक करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसे वो काम नहीं करेगा, दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तो घर कैसे चलेगा, इसलिए बहुत सी स्ट्राइक फेल भी हो जाती हैं। लॉकआउट में क्या होता है, पूरी तरीके से बंद, जैसे भारत बंद बुला लिया या इस तरीके से होता नहीं, तो इन अ लॉकआउट द मैनेजमेंट शट्स द गेट एंड प्रिवेंट्स वर्कर फ्रॉम कमिंग,
इसमें क्या होता है, मैनेजर्स जो होते हैं वो गेट बंद कर देते हैं, वर्कर्स को अंदर नहीं आने देते, बाहर ही रहने देते हैं उनको। द डिमांड ऑफ वर्कर्स इन द बॉम्बे मिल स्ट्राइक जो हुई थी, इसके अंदर डिमांड्स क्या आती है वर्कर की। द बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982 वाज लीड बाय द ट्रेड यूनियन लीडर्स। डॉक्टर दत्ता सावंत ने इनको शुरू किया था इस स्ट्राइक को। द स्ट्राइक लास्टली नियरली 2 ईयर्स तक ये स्ट्राइक चली। बेटर वेजेस की मांग थी और उनको यूनियन बनाने का अधिकार देने की मांग थी इस स्ट्राइक के अंदर। कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद, जहाँ के जिसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है और सर्वहारा वर्क, पीजेंट वर्क के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म दी है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। पूंजीवादी लोग इसमें प्रोडक्शन करते हैं, प्रॉफिट्स को सारा वो रख लेते हैं और वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता। तभी तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो अपना बिजनेस करते हैं और सारा मुनाफा खुद रखते हैं, क्योंकि नौकरी में तो इंसान दूसरे के लिए कमाता है ना, और उसमें से जो उसने कमाया मेहनत करके उसमें से कुछ हिस्सा उसको दे देता है मालिक। अर्न मोर प्रॉफिट पेइंग लेस टू वर्कर्स को कम पैसे दिए जाते हैं, सारा मुनाफा कैपिटलिस्ट लोग खुद रख लेते हैं। कमोडाइजेशन, कंजप्शन और कमोडिफिकेशन, ये सब भी इसके अंदर होता है। तो उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिएगा स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स।